हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर में यूनिट नंबर 3 के रेस्ट पार्ट पे या बचे हुए हिस्से पे। हम लोग आज एक नया टॉपिक बात करने वाले हैं जिसको मैं लिख रहा हूँ कि आयनिक गुणनफल। देखो, दो शब्द लिखूँगा, आयनिक गुणनफल, आयनिक गुणनफल और आयनिक गुणनफल और विलेयता गुणनफल। आयनिक गुणनफल और विलेयता गुणनफल, आयनिक गुणनफल और विलेयता गुणनफल, ये हम लोग दो टॉपिक बात करेंगे, आयनिक गुणनफल और विलेयता गुणनफल। तो आयनिक गुणनफल को हम लोग बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। पहले हम कंपैरिजन में बात करके फिर विलेयता गुणनफल को थोड़ा डिटेल में ले जाएंगे। आयनिक गुणनफल को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? आयनिक प्रोडक्ट। और विलेयता गुणनफल को लिखते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये लीजिए, इस तरह से हम लोग लिखते हैं इसको। अब दोनों में अंतर को समझिए, दोनों में क्या अंतर है उसको समझना है। मान लो कोई भी लवण AB है जो इस प्रकार आयनाइज होता है, A+ और B-, इस तरह से आयनित होता है। तो ये है इसके आयन, है ना। आयन और विलेयता में अंतर होता है। तो अब क्या करेंगे, आयनिक गुणनफल को दिखाते हैं हम KIP से और विलेयता गुणनफल को दिखाते हैं KSP से। विलेयता गुणनफल को KSP से दिखाते हैं। K मतलब एक कांस्टेंट की तरह। तो यहाँ देखें, IP अगर लिखता हूँ, IP अगर मैं लिखता हूँ तो KIP इक्वल्स टू होता है, KIP इक्वल्स टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B-। सिंपल। दोनों के सांद्रताओं, जो दोनों आयनों के सांद्रताओं का गुणनफल ही उनका आयनिक गुणनफल कहलाता है। लेकिन इसी जगह अगर हम KSP की बात करते तो विलेयता, S की विलेयता, A की विलेयता इंटू B की विलेयता करना पड़ता, और इसको बोलते विलेयता गुणनफल। दोनों में अंतर है। ध्यान दें कि यहाँ पर विलेयता लिखे हैं, यहाँ पर सांद्रता लिखे हैं। हालांकि ये जो लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब होता है मोल प्रति लीटर कंसंट्रेशन या सांद्रता। लेकिन यहाँ जो लिखा है ये S, अगर देखोगे यूनिट वाइज तो ये भी होता है मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। लेकिन अब समझ में नहीं आता कि दोनों मोल पर लीटर अब कैसे डिफरेंशिएट करें। तो मज़ेदार बात यह है कि ये जो कंसंट्रेशन है वो किसी भी समय का हो सकता है, एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, ये किसी भी समय का सांद्रता या कंसंट्रेशन हो सकता है। जबकि ये जो होगा वो हमेशा एट सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। संतृप्त विलयन में ही बात करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा घुलना है घुल जाए, एट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जितना अधिक घुलना है घुल जाए, पूरा घुल जाए, और जब उसकी क्षमता खत्म हो जाए घुलने का, उस समय की सांद्रता को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या यहाँ देखो, एट एनी टाइम मतलब किसी भी समय की सांद्रता। स्टार्टिंग में एक बूंद, एक ड्रॉप डाल, एक चिमटी डाल देने पर जो हो गया, आधा ग्राम डाल देने पर जो हो गया, स्टार्टिंग में कितना भी कर लो, लास्ट तक कितना भी कर लो, है ना। ये हमेशा और हमेशा फिक्स होता है। लेकिन याद रखना, ये हमेशा कब होगा, जब वो पूरी तरह संतृप्त हो गया विलयन, अब और नहीं घुल सकता, उस स्थिति में जो सांद्रता होता है उसको विलेयता कहा जाता है। तो इसका सीधा मतलब है संतृप्त विलयन की मोलर सांद्रण विलेयता है, और किसी भी समय के मोलर सांद्रण को हम आयनिक सांद्रता बोलेंगे। अब ठीक है भाई, ये दोनों समझिए। ये जो वैल्यू होता है ना वो फिक्स होता है। ये हर वैल्यू, हर एक कंपाउंड का एक निश्चित ताप दाब के कंडीशन पे ये हमेशा फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है। जबकि ये अलग अलग, एक ही कंपाउंड का भी अलग अलग टाइम पर अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर नॉट फिक्स लिखूँगा, नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं होता।
ठीक है। एक ही कंपाउंड का समय के साथ जैसे जैसे घुलना शुरू होता जाएगा वैसे वैसे इसकी सांद्रता बदलती जाएगी, लेकिन यहाँ आखिरी में जब घुलने के बाद ही बोलते हैं, इसका मतलब ये वैल्यू फिक्स है। हाँ, ताप के हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तित हो सकता है, लेकिन एक निश्चित ताप निश्चित दाब पर वो फिक्स वैल्यू है। ये हो गया दोनों के बारे में डिस्कशन या डिफरेंस। अब दोनों से एक क्राइटेरिया डिसाइड हो जाता है दोनों के संबंध में। अभी दोनों का वैल्यू देखो एक जैसे दिख रहा है मुझे, ये मैं बोल रहा हूँ किसी समय ले सकता हूँ, इसका मतलब किसी समय ले सकता हूँ, इसका मतलब संतृप्त विलयन के समय भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर तीन स्थितियाँ संभव हो सकती है, एक समय ये ज़्यादा हो ये कम हो, एक समय ये ज़्यादा हो ये कम हो, एक समय दोनों बराबर हो। उस समय क्या करेंगे, तो उस समय के लिए यहाँ पर तीन कंडीशन मैं बना सकता हूँ। तो कैसे बनाऊँगा ज़रा देखते हैं आगे, नोट करें इतने को। देखेंगे कि अब मैं बोला कि दोनों कांस्टेंट का कंडीशन तीन हो सकते हैं। पहला मैं क्या कहूँ, आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन दी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इस समय आयनिक प्रोडक्ट अगर कम है किससे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये फिक्स वैल्यू है, इसको आप देखते जाओ। ये कम है, ये हमारे ऊपर है, समझ लो ये फिक्स वैल्यू है। तो हमने जब देखा कि हमारा सांद्रता ऐसा था, तो फिर यहाँ देखा कि ये वैल्यू बड़ा है, अब मतलब अभी और घुल सकता है। कहने का मतलब ये क्या है, असंतृप्त विलयन है, असंतृप्त विलयन है, अभी यहाँ पहुँचा नहीं है, असंतृप्त विलयन है। ये स्थिति कैसे भी असंतृप्त विलयन का है, तो इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की स्थिति है। फिर दूसरी बात, अगर दोनों बराबर हो गया तो बराबर हो गया तो ये क्या हो गया, संतृप्त विलयन का हो गया, संतृप्त विलयन की स्थिति में आ गया। संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर आखिरी स्थिति, अगर आयनिक प्रोडक्ट ही मतलब सॉल्युबिलिटी से भी ज़्यादा घुल गया तो इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड, अति संतृप्त, अति संतृप्त, संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं इसको, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की स्थिति यहाँ है। यहाँ पर बहुत जल्दी प्रेसिपिटेशन होता है, बहुत जल्दी अवक्षेपण यहाँ पर हो जाता है, प्रेसिपिटेशन, पीपीटी फॉर्मेशन बहुत जल्दी होता है इस केस में, ठीक है। तो ये तीन स्थितियों से हम सॉल्यूशन के टाइप का पता लगा सकते हैं, असंतृप्त है कि संतृप्त है कि अति संतृप्त है, तीन वैल्यू से हमारे पास हो तो, ठीक है। तो ये एक कंडीशन हो गया। अब मैं विलेयता गुणांक को थोड़ा सा डिटेल करके ले जाता हूँ क्योंकि उसी पर ज़्यादा बात करना है। तो पहले इसको नोट करें फिर बात करें आगे। देखेंगे कि देखो विलेयता गुणनफल में विलेयता का गुणनफल विलेयता गुणनफल कहलाता है, ऐसा बहुत सिंपल वे में आप जान चुके हैं इसको, है ना। विलेयता गुणनफल का मतलब क्या है। अब मुझे अलग अलग टाइप के लवण के लिए बात करना है। जैसे देखें, डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि चलो मैं लिख देता हूँ कि आयनों की किसी लवण के किसी लवण के आयनों की विलेयताओं का गुणनफल, विलेयताओं का गुणनफल है ना, विलेयताओं का गुणनफल, किसी लवण के आयनों की विलेयताओं का गुणनफल विलेयता गुणनफल कहलाता है। विलेयता गुणनफल कहलाता है, ठीक है। यहां पर क्या लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ solubilities of ion, the product of solubilities of ions of a salt is known as solubility product, ठीक है भाई। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, तो क्या बोले, किसी भी आयन, किसी भी विद्युत अपघट्य के या लवण के, खासकर लवण के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमने इसे लवण शब्द यूज़ कर दिया हूँ, किसी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है ना, मैं यहाँ लवण शब्द यूज़ कर दिया हूँ।
किसी लवण के कितने आयन हैं, उन आयनों की सांद्रता, उसके विलेयता का गुणनफल को विलेयता गुणनफल कहते हैं। ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन ये जितना इजी इसका डेफिनेशन है, लिखना उतना इजी नहीं है। लिखने के लिए थोड़ा सा हमको प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं यहाँ पर अलग अलग टाइप के सॉल्ट को लिख के दिखाता हूँ। जैसे सपोज AB टाइप का सॉल्ट हुआ, AB टाइप सॉल्ट है, ये पहला एग्जाम्पल है। मान लो AB टाइप का सॉल्ट को देखा जाए तो पहले आप AB सॉल्ट का आयनाइजेशन करा दो, है ना। और आयनाइजेशन करा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से A+ हो जाएगा और यहाँ से B- हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करते हैं, हमको इसकी मान लो, चलो किसी ने सोचा कि सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी ये है, सॉल्युबिलिटी को बिल्कुल एक कंसंट्रेशन के जैसा सोचना शुरू करो। मान लो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी S है, तो जिस समय ये आयनाइज नहीं होगा उस समय ये इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जिस समय आयनाइज हो जाएगा, सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह, तो मैं यहाँ पर पूरा सॉल्ट को उधर ले जा रहा हूँ। मतलब जितना घुला है उतना तो आगे लिख सकता हूँ, नहीं घुला है उसको रहने दो यहीं पर। ठोस पड़ा हुआ है उसको तो हम सॉल्युबिलिटी बोल भी नहीं सकते उसका। तो इसका सॉल्युबिलिटी 0 करते हुए पूरा S को यहाँ ले गया, बिल्कुल सांद्रता जैसे, है ना, क्योंकि इसी पैटर्न में करोगे तो ज़्यादा इजी समझ में आता है। तो सांद्रता जैसे इसको 0 करके हमने उसको आगे पूरा 100% सॉल्युबिलिटी आगे दिखाया। तो अब और 100% नहीं भी होता तो भी क्या होता है, ये जो पड़ा होगा वो सॉलिड फॉर्म में पड़ा होगा। तो सॉलिड फॉर्म पड़ा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है, जो घुलने लायक है वो तो आगे जाएगा ही, और घुलने वाले की ही सॉल्युबिलिटी लिया जाता है। अच्छा, फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना है तो बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा लिखिए। ये कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है। अगर इसमें सामने कोई संख्या होता है तो पावर चढ़ाते हैं, सामने संख्या होता है पावर चढ़ाते हैं। पावर नहीं चढ़ाना है फिलहाल, तो ये हो गया। तो यहाँ पर KSP हो जाएगा क्या, S का स्क्वायर। ये एक टाइप के सॉल्ट का हो गया। क्लियर है। मैं एक और सॉल्ट बना देता हूँ, दूसरा देखें। मान लो AB2 टाइप का कोई सॉल्ट है, और AB2 सॉल्ट है, तो इसको हम कैसे एनालाइज करें, ध्यान देंगे। A का 2+ हो जाएगा और ये ट्वाइस B- हो जाएगा। कैसे करते हैं भाई, कि यहाँ पर समझो, ये संख्या जो होता है ना उसको सामने लिखते हैं, ये संख्या 1, और जो 2 सामने की दूसरे की संख्या है उसके बराबर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद इसकी संख्या सामने ये 2, और इसके बराबर जो है इस A की संख्या के बराबर नेगेटिव चार्ज। क्रॉस कर देना है, मतलब इसको क्या करना है यहाँ, और इस संख्या को यहाँ, ऐसा क्रॉस कर दिया करो, फिर गड़बड़ नहीं होता। ठीक है भाई। हाँ, अब इससे देखो, फिर से वही, इसको S माने 0 0 स्टार्टिंग में, फिर 0 मान के इसको S। तो यहाँ देखो स्टाइकोमेट्री जरूर सामने आता है। इसका 1 है तो S, तो यहाँ 2 है तो ट्वाइस S। यही इसकी सांद्रता है, ट्वाइस ऐसी इसकी सांद्रता है, मतलब संतृप्त विलयन में। ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, अब इसी को आगे बढ़ाओ, KSP इक्वल्स टू, यहाँ से देखें S गुणा ट्वाइस S, ये लीजिए भाई, S गुणा ट्वाइस S और ट्वाइस S का स्क्वायर। तो क्या हो गया, S गुणा 2 का पावर 2 और S का पावर 2, क्या हो जाएगा, S गुणा 2 दूने 4 और S का पावर 2, तो पूरा क्या हो जाएगा 4, और S का पावर यहाँ 1 है तो 1 + 2 करके, देखो बेस सेम है, तो बेस सेम है तो 1 + 2 करके क्या कर सकता हूँ 3, तो 4S³ यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्ट हो गया। मेरे ख्याल से अब लिखना तो सीख गए हैं, है ना। अब क्या करें, मैं तीसरा जो लिख रहा हूँ उसको लिखते ही, क्वेश्चन देखते ही वीडियो पॉज कर देना और खुद से सॉल्व करना, फिर आखिर में मैच कर लेना, चलेगा। तो पहले दोनों नोट कर लो, फिर तीसरा दे रहा हूं। देखें AB3 टाइप का सॉल्ट, तो AB3 टाइप के सॉल्ट को ध्यान दें। इसमें हम कैसे कर सकते हैं, इसको क्रॉस करो, इधर A संख्या में एक ही है A, तो 1A और 3 को ऊपर चढ़ाओ, 3+ हो गया, प्लस संख्या में देखो B कितना है 3, तो B के और यहाँ 1 को ऊपर चढ़ाओ, 1- ऐसे होगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब, इसकी सॉल्युबिलिटी S, तो इसका क्या हो जाएगा थ्राइस S। तो KSP क्या होगा, KSP इक्वल्स टू S मल्टीप्लाइड बाय थ्राइस S और थ्राइस S का पावर क्यूब। ठीक है। अब उसके बाद देखो S इक्वल्स टू 3 का पावर 3 इंटू S का पावर भी 3, इतना ठीक। अब उसके बाद देखो क्या भाई, 3 का पावर 3 को 9 को यहाँ सामने लिख, सॉरी 9 नहीं 27 आएगा, 3 का पावर 3 है 27, 3 3 9 9 3 27, और गुणा S इंटू S का पावर 3 आ गया। तो सिंपल है, 27 S का पावर 4 कर दो, ये हो जाएगा इस टाइप के सॉल्यूशन।
सॉल्ट का KSP वैल्यू। क्लियर है क्या बताइए। अब सॉल्ट को एक जनरल फॉर्म कर देता हूँ सीधा। जनरल फॉर्म कैसे, मान लो ये जनरल फॉर्म नहीं, ऐसा करता हूँ A2B3 करता हूँ। चलो A2B3 इस टाइप का सॉल्ट का करिए तो भी हो जाएगा भाई। कैसे, ज़रा देखो, ये यहाँ 2 सामने आएगा और 3 प्लस चढ़ जाएगा, 3s चढ़ाना है और 2 यहाँ, है ना। तो देखो 2 सामने और 3 के बराबर प्लस, तो A3 प्लस 3 सामने और 2 के बराबर माइनस। ये लो, ये ट्वाइस s और ये थ्राइस s। अब क्या करेंगे, KSP इक्वल्स टू क्या होता है, ट्वाइस s मल्टीप्लाइड बाय थ्राइस s। यहाँ ट्वाइस s का पावर क्या आएगा 2, स्टोइकियोमेट्री सामने। यहाँ थ्राइस s का पावर क्या आएगा 3, करना ही है। यहाँ 3 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। यहाँ इसलिए आएगा कि सांद्रता आएगा, और यहाँ इसलिए क्योंकि वो स्टोइकियोमेट्री है। तो क्या होगा भाई, 2 दूने 4, s का पावर 2, 3 3 9 होती है 27 और s का पावर 3, और यहाँ 27 गुना 4 कर दो, 7 चौक 28 8 और 4 दूने 8, 8 और 2 10, 108, s का पावर 3 और 2 5। तो ये एक फाइनल इक्वेशन मैंने दे दिया है। तो इस तरह से आपको लिखने आना चाहिए। अब इसका क्या फ़ायदा है भाई, इससे अगर आपको KSP वैल्यू पता है तो सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो। ठीक है, इसको इधर करके सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। तो मेरे ख्याल से ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना सबको आ गया होगा। तो यहाँ तक इसको रोकते हैं, है ना। अब अगले क्लास में अगले टॉपिक पे चलेंगे, पहले अभी इतना तक कवर करके रखें। क्लियर।